वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है मास्ट सेल्स। ठीक है, तो साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मास्ट सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ मास्ट सेल्स, फंक्शन ऑफ मास्ट सेल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ मास्ट सेल एक्टिवेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मास्ट सेल एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मास्ट सेल्स इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लेमेशंस और टिश्यू रिपेयर में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकोसल सरफेस में पाए जाते हैं और हिस्टामिन, हेपरिन और साइटोकाइंस रिलीज करके इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। मास्ट सेल्स एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और कई इन्फ्लामेटरी डिसीजेस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगे। डेफिनेशन देखेंगे। मास्ट सेल ग्रेनुलोसाइट्स की एक स्पेशल टाइप है जो एलर्जिक रिस्पांस और इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये रहेगा डेफिनेशन मास्ट सेल का। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मास्ट सेल देखेंगे। मास्ट सेल्स बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरह मैच्योर नहीं होते। ये टिश्यू में जाकर परिपक्व होते हैं और इम्यून डिफेंस में भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है इसमें बोन मैरो। मास्ट सेल का उत्पादन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स से बोन मैरो में होता है। सेकेंड है डिफरेंशिएशन प्रोसेस। मास्ट सेल का विकास इस प्रकार होता है। ये प्रोसेस है माइलॉइड, प्रोजेनिटर एंड मास्ट सेल प्रोसेसर्स प्रोफर्सर्स एंड मेच्योर मास्ट सेल। ठीक है, ये तीन टाइप का ये प्रोसेस होता है, मेलॉइड एंड मास्ट सेल प्रोसेसर एंड मैच्योर मास्ट सेल। इसके बाद इससे बन जाता है। थर्ड देखेंगे टिश्यू लोकलाइजेशन। मास्ट सेल ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरह मैच्योर नहीं होते, बल्कि कनेक्टिव टिश्यूज और म्यूकोसल सरफेस पर पाए जाते हैं। ये इन्फ्लामेशन और इम्यून सर्विलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज और होस्ट डिफेंस मजबूत होता है। देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स एक राउंड न्यूक्लियस और ग्रैनुलर्ड फील्ड साइटोप्लाज्म वाले इम्यून सेल्स होते हैं। ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करके एलर्जिक रिस्पॉन्स और इम्यून रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है इसमें सिंगल राउंड न्यूक्लियस। मास्ट सेल्स का न्यूक्लियस गोल और सेंट्रली लोकेटेड होता है। यह बेसोफिल्स से भिन्न होता है क्योंकि बेसोफिल्स का न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। ठीक है, सेकेंड है साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुअल्स। मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने वाले बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स से भरे होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में शामिल हैं फर्स्ट हिस्टामिन, वैसोडिलाइजेशन और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाकर एलर्जिक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है हेपेरिन, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और इन्फ्लामेशन को मॉड्यूलेट करता है। नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइनेस एंड प्रोस्टैग्लैंडिस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बनाए रखने में मदद करता है और इम्यून सेल्स को इन्फेक्शन साइट तक आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइंस, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने और एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है मास्ट सेल का। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल शरीर के इम्यून डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है ट्रिगरिंग एलर्जिक रिएक्शंस एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज। मास्ट सेल आईजीई एंटीबॉडीज से बाइंड होकर हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिनेंस रिलीज करते हैं, जिससे एलर्जी और इन्फ्लामेशन बढ़ता है। अस्थमा, हाई फीवर और एनाफ्लैक्सिस में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सेकेंड है रेगुलेटरी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड इम्यून फंक्शन। देखेंगे मास्ट सेल IL-4, IL-13 साइटोकाइनेज रिलीज करते हैं जो बी सेल्स को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये एशिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करके इम्यून डिफेंस को एक्टिव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रोल इन पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। हेलमेंथिक इन्फेक्शंस में IgE मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करते हैं। एशियोनोफिल्स और बाइसोफिल्स के साथ मिलकर पैरासाइटिक डिफेंस में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है वाउंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। मास्ट सेल
फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके वाउंड हीलिंग और टिश्यू रिमॉडलिंग में मदद करते हैं। वस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाकर इम्यून सेल्स को इंजरी साइट्स तक पहुंचने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मास्ट सेल एक्टिवेशन। मास्ट सेल के सक्रियण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। फर्स्ट है आईजीई एंटीजन बिल्डिंग। मास्ट सेल के सरफेस पर आईईजी रिसेप्टर्स होते हैं जो एलर्जेंस को डिटेक्ट करके एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकंड है डीग्रेनुलेशन। ठीक है, एक्टिवेट मास्ट सेल हिस्टामिन, हेपरिन और ल्यूकोट्रांस रिलीज करके वैसोलाइजेशन और इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइन सिक्रीशन। मास्ट सेल IL-4, IL-5, IL-13 और TNF अल्फा जैसे साइटोकाइंस रिलीज करके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और एलर्जिक रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल इम्यून सिस्टम में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिनमें शामिल है फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। ये एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपरसेंसिटिविटी को नियंत्रित करते हैं जिससे शरीर की बाहरी एलर्जेंस के प्रति प्रतिक्रिया कर पाता है। सेकेंड है मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। देखेंगे मास्ट सेल इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज करके इम्यून डिफेंस को नियंत्रित करते हैं और अन्य इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। थर्ड है ब्लड क्लॉटिंग एंड टिश्यू रिपेयर। ये हेपरिन रिलीज करके ब्लड क्लॉटिंग को नियंत्रित करते हैं और टिश्यू हीलिंग व रिपेयर में मदद करते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूत बनाते हैं और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज में प्रोटेक्टिव भूमिका निभाते हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे हम कंक्लूजन। मास्ट सेल इम्यून सिस्टम के एसेंशियल ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लामेशन, वाउंड हीलिंग और पैरासाइटिक डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी ग्रैनुअल से निकलने वाले हिस्टामिन, हेपरिन और ल्यूकोट्रिएंस इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, लेकिन हाइपर एक्टिवेशन से अस्थमा, एनाफ्लैक्सिस और ऑटो इम्यून डिसीजेज हो सकते हैं। मास्ट सेल की स्टडी इम्यूनोलॉजी, एलर्जी ट्रीटमेंट और इन्फ्लामेटरी डिसीजेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये था इसका कंक्लूजन। आगे है रेफरेंस देखेंगे इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय डब्ल्यू पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।